हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ अध्ययन में। दोस्तों, जैसा कि आप अवगत हैं, MPADPO 2021 की जो परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई है, उसकी आंसर की आयोग ने जारी कर दी है 2 दिन पहले। तो अब हम उसी आंसर की के आधार पर MPADPO के उस पेपर को पूरा हल कर रहे हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी कारणवश परीक्षा में भाग नहीं ले पाए थे। तो यहाँ पर इस पेपर को वो अगर चाहें तो इसका सॉल्व देख सकते हैं। और साथ के साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है ये यूपी जे की आने वाली जो प्री परीक्षा है उसके लिए भी, क्योंकि कई ऐसे एक्ट हैं जो यूपी जे के जो जीएस पेपर है उसमें अब पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ मेजर एक्ट का भी कुछ पोर्शन कवर हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर अच्छा रहने वाला है ये जो वीडियो है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, जो ये पेपर है MPADPO, ये कुल 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न चूँकि 3 नंबर का होता है तो टोटल पूर्णांक 450 हो जाता है। आयोग के द्वारा जारी की गई इसी आंसर कुंजी से हम अपना पेपर मिलाएंगे। इस आंसर कुंजी जो है ये, इसके जो ABCD जो सेट हैं वो सबसे लास्ट में वीडियो में दे दिए गए हैं। वहाँ से आप चाहें तो पृथक रूप में इनको देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ के साथ एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो पेपर है ये मैं हिंदी में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये पेपर इंग्लिश में चाहिए तो वीडियो के लास्ट में इसके इंग्लिश पेजेस जो हैं वो सभी मैंने वहाँ उपलब्ध करा दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला खंड ए है जिसमें कि सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि है, बाण सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है टॉन्स नदी, यानी ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डोलोमाइट, यानी सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, सारणी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ए है, मैग्नीज दमोह, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी सोहागपुर। अगले प्रश्न पर आते हैं। जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, यानी सितंबर और अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मालवा का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, मैकाल श्रेणी। अगला प्रश्न है। धशान एवं बीना निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी बेतवा नदी। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला ए, यानी भिंड है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी लोसान। अगला प्रश्न है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मिथाली राज। अगला प्रश्न है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है। संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है?
इसका सही उत्तर है बी यानी मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी यानी 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह को शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्ति किस राज्य सरकार ने दी है? इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ए यानी केन्या। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2022 के अंतर्गत लाभान्वितों को कितनी प्रसूति हेतु सहायता दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी अधिकतम 2 जीवित जन्म के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सिकल सेल अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों में किसकी जागरूकता का प्रयास करना है? तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी यानी सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोग्लोबिनपैथीज। अगला प्रश्न है, सोवियत यूनियन के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में किस आयु पर निधन हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ए यानी 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदौर शाखा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी यानी अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन जाम नदी के तट पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी गोटमार। अगला प्रश्न है, मांदर और दफड़ा का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी यानी एक वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ कराया था? तो इसका सही उत्तर है सी यानी दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है बी अबुल फजल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है डी युगचरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ए यानी अगरिया। अगला प्रश्न है, आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है बी यानी वन्या। अगला प्रश्न है, अवध किशोर जड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? सही उत्तर है साहित्य एवं शिक्षा। अगला प्रश्न है, पद्मावत ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है डी यानी राई। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। तो इसका ए सही है सीडैक। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सी कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगला प्रश्न है, पेगासस क्या है? तो पेगासस उदाहरण है स्पाईवेयर का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? तो ये है ए यानी मेघराज। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूरा नाम है? इसका सही नाम है दोस्तों बी यानी सॉकेट सिक्योरिटी लेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी यानी क्रिप्टोग्राफी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए नए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्वयं यानी सी सही है। अगला प्रश्न है, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी यानी 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है डी यानी ट्विटर। अगला प्रश्न है,
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 24 अप्रैल यानी सी। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है बी यानी स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियां हस्तांतरित करना। अगला प्रश्न है उज्जवन जनजातीय संस्कार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है डी यानी दाह संस्कार से। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है डी यानी अनुच्छेद 168 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम यानी ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर है 2018 यानी बी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 32% यानी सी। अगला प्रश्न है किस अनाज को मुख्यतः सुपर फूड यानी उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है? सही उत्तर है सी मिलेट्स यानी मोटा अनाज। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक यानी 2001-2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी यानी 20.3%। अगला प्रश्न है वर्ष 2021-22 यानी अग्रिम अनुमानों के आधार पर में मध्य प्रदेश की स्थिर भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी 63,345। 50 प्रश्न GS से जो पूछे गए थे वो अब पूर्ण हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लॉ की तरफ, जो कि खंड ब है। पहला प्रश्न है इसमें यानी कि प्रश्न नंबर 51 हुआ वैसे तो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में न्यायमूर्ति KT थॉमस और श्री FS नरीमन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कौन सा केस है ये है लोक और निजी संपत्तियों का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2009 का मामला है ये। अगला प्रश्न है इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी यानी 1955 में। अगला प्रश्न है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी यानी 16 मार्च 1984 को सहमति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी धारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ए यानी धारा 38 कैपिटल L। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 कैपिटल A अब इसमें रिक्त स्थान है से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन से। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5 कैपिटल A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम से। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है UPJ के लिए भी, क्योंकि ये जो है जो GS का पोर्शन अभी चेंज हुआ है सिलेबस में, उसमें ये एक एक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो ये है कि धारा 8 के अंतर्गत अपराध कैसे होते हैं। तो ये जो अपराध हैं इस अधिनियम में ये संज्ञेय होते हैं और जमानतीय होते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है दरअसल, वरना जो संज्ञेय अपराध होते हैं अधिकतम संख्या में वो अजमानतीय भी होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अशिष्ट रूपण से ही है। तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का क्या अर्थ है? तो यहाँ अधिकृत अधिकारी का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी।
अगला प्रश्न है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से, और ये अधिनियम भी यूपीजे में पूछा जा रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पूछा गया कि कौन सी धारा में दहेज लेने या दहेज देने पर दंड का प्रावधान है, तो सही उत्तर है धारा 3 में। धारा 3 में दंड का प्रावधान है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिनियमित किया गया था, तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि ए और बी दोनों के लिए, यानी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए तथा केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन करने के लिए। अगला प्रश्न है आरटीआई की धारा 7 के अंतर्गत यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह सूचना अनुरोध प्राप्त होने के कितने समय के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी, सही उत्तर है 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा में प्रावधान है कि सीआरपीसी के प्रावधान किसी भी तलाशी और जब्ती पर लागू होंगे, तो इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 5 खंड 2 जो स्त्री अशिष्ट रूपण का है वो तलाशी और जब्ती पर सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करने की बात करता है। अगला प्रश्न है कौन सा पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन दंडनीय मामलों की जांच के लिए प्राधिकृत है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी ए और बी दोनों, यानी उप पुलिस अधीक्षक भी और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में पुलिस निरीक्षक भी। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा आपराधिक अपचार को परिभाषित करती है, तो इसका सही उत्तर है धारा 13। अगला प्रश्न है जो कोई जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी पीसीए 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है तो पीसीए की निम्नलिखित धारा के अधीन दंडनीय होगा, यानी वो कौन सी धारा है जिसके अधीन वह दंडनीय होगा, तो ये जो है इसका है धारा 14। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 ने इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए कुछ सिद्धांतों को तय किया है, तो ये सिद्धांत कौन से हैं इसके बारे में हम देखते हैं, तो ये है ए, यानी समानता एवं गैर भेदभाव का मूल सिद्धांत। अगला प्रश्न है किशोर न्याय एवं देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल गृह की स्थापना एवं रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है सी, यानी स्वयं राज्य सरकार या एनजीओ के माध्यम से। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 का खंड 12 के अनुसार बच्चे से अभिप्राय है, तो बच्चा मतलब क्या, कौन सा बच्चा, तो इसमें इसका बी सही है कि जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अगला प्रश्न है क्या किशोर न्याय अधिनियम 2015 अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण पर लागू होता है, इसका सही उत्तर है हाँ, धारा 60 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, यह है SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके लिए हकदार नहीं है, तो इसका जो उत्तर है वो है अलग से सुनवाई का अधिकार उसको नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से SC/ST एक्ट जो है वो संबंधित है, तो बी सही है, इसका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अगला प्रश्न है SC/ST एक्ट की किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है, इसका सही उत्तर है धारा 18। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं जो कि है अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के प्रयोजनों के लिए अभिहित न्यायालय का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी, यानी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से समुचित सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के पास अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत
किसी मामले को एक अभिहित न्यायालय से दूसरे अभिहित न्यायालय को अंतरित किसके द्वारा आवेदन करके किया जा सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी उपयुक्त दोनों के द्वारा, यानी कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भी और हितबद्ध पक्षकार के द्वारा भी। अगला प्रश्न है, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत निक्षेप लेने वाले का अर्थ क्या है, क्या नहीं है, सॉरी। तो निक्षेप लेने वाले का अर्थ नहीं है बैंकिंग कंपनी, इसमें नहीं आती है इसके अर्थों में। अगला प्रश्न लेते हैं, राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध किसमें निहित होता है? इसका सही उत्तर है डी, यानी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में। अगला प्रश्न है, एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कोकेन, मॉर्फिन, डाइएसिटल मॉर्फिन या ऐसी कोई अन्य स्वापक औषधि या ऐसा कोई मन्य प्रभावी पदार्थ लेता है जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कठोर कारावास, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रकट किए जाने से छूट है? तो इसका सही उत्तर है सी, मंत्रिपरिषद के विनिश्चय किए जाने वाले और विषय के पूरा और विषय के समाप्त होने के पश्चात। अगला प्रश्न है, किसकी सहमति से एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का संचालन गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी यदि गर्भवती महिला को 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात हुए हैं या भ्रूण हानि हुई है। दोस्तों एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि ये जो एक्ट है ये यूपीजे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसमें लगा हुआ है ये एक्ट। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को भी तैयार कीजिए और अन्य क्वेश्चन की तरफ भी देखिए। अगला प्रश्न फिर इसी एक्ट से है, इसको भी ध्यान से देखिए यूपीजे के पर्पज से। यह है कि स्वापक औषधि एवं मन्य प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस एक्ट की धारा 7 कैपिटल ए के अंतर्गत राष्ट्रीय निधि का उपयोजन केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन अधुपायों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी उपयुक्त सभी की पूर्ति के लिए। जो ए, बी और सी ये दे रखे हैं, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 राज्य के, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी लोगों के सेवाओं के विवरण। तो यहाँ भरिए लोगों के सेवाओं के विवरण के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों से संबंधित एक अधिनियम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के समस्त अपराध, तो कैसे होंगे ये अपराध? संज्ञेय होंगे और गैर जमानतीय होंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार निर्धारित समय का अर्थ है ए, यानी नामित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अनुसार विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अनुसार स्थापित विशेष अदालत किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी मुकदमे को तब तक स्थगित नहीं करेगी जब तक ऐसा स्थगन उसकी राय में न्याय के हित के लिए आवश्यक न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 में
यह प्रावधान है कि राज्य सरकार उन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं जो गौवंश कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1884 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को विशेष रूप से खतरनाक विस्फोटकों के निर्माण पर रोक लगाने की शक्ति देती है? इसका सही उत्तर है धारा 6। अगला प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत विस्फोटकों के कब्जे और बिक्री के अनुज्ञापन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर है केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है। अगला प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी भी विस्फोटक के निर्माण, आयात या निर्यात के लिए क्या सजा है? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही उत्तर है मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसे इलेक्ट्रिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति दी गई है उसे प्रमाणकर्ता अधिकारी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है 93, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार कोई व्यक्ति जो कोई दस्तावेज, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 1,50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, IT एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित करने या संचालित करने के लिए धारा 67 कैपिटल B में दंड का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत गठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी काउंसलिंग सेंटर, प्रयोगशाला अथवा परामर्श केंद्र राज्य के समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध PCPNDT अधिनियम 1994 की धारा 21 के अंतर्गत किससे अपील कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 के अंतर्गत कौन सा न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है A यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि MM या JMFC। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत निरोध आदेश अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं है। क्यों? क्योंकि उपयुक्त दोनों इसमें सही उत्तर माना है। क्योंकि व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है। व्यक्ति उपयुक्त सरकार के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से बाहर पहले से नज़रबंद है। SC/ST एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आधार के बारे में बताने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है D यानी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 30 दिन के भीतर सूचित करना होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 22 सदस्यों से मिलकर बनेगा। सही उत्तर है B। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपनाए गए खाद्य सुरक्षा उपायों की जांच। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य का
विवरण दिया गया है? सही उत्तर है धारा 10। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 21 वर्ष की आयु से कम आयु के पुरुषों को रोजगार पर रोक लगाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को शक्ति देता है। तो यहाँ जिला मजिस्ट्रेट भर दीजिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत पारित एक प्रतिबंध आदेश की तारीख से 1 वर्ष तक लागू रहेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अनुसार ताड़ी का अर्थ किसी भी प्रकार के पाम के वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किण्वित हो या अकिण्वित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 यानी 2Q में वयस्क पुरुष शब्दों को हटा दिया गया है? तो ऐसा जो किया गया है ये हिरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा AIR 2016 के मामले में किया गया है। खास बात दोस्तों ये है कि ये जो प्रश्न है या ये जो एक्ट है ये भी UPJ में आता है, तो आप इस पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संरक्षण अधिकारी को सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षा प्रदान करता है। ये भी UPJ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है B यानी धारा 35 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, फिर घरेलू हिंसा से ही UPJ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अब पूरे देश में लागू है। कब से? तो ये जो लागू हुआ है ये है 31 अक्टूबर 2019 से। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज देने या लेने का करार एक कैसा करार है? दहेज लेने या देने का करार है शून्य करार। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति का अभियोजन दहेज लेने या दहेज देने के लिए उत्प्रेरित करने या दहेज की मांग करने के लिए किया गया है तो सबूत का भार अभियुक्त पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी केवल एक साझा घर में निवास करने के अधिकार का दावा करने की हकदार है और एक साझा घर का अर्थ केवल पति का घर या संयुक्त परिवार जिसका एक सदस्य पति है का घर होगा? तो ये निर्धारित किया गया किस मामले में? SR बत्रा बनाम श्रीमती तरुणा बत्रा 2007 में। अगला प्रश्न है, सत्र न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो है B यानी 2 और 3 सही है। यानी प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र भी नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 13 के अनुसार कौन एक परिवीक्षा अधिकारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है D यानी कोई कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय चाहे वो निगमित हो या नहीं एक परिवीक्षा अधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें धारा 94 के अंतर्गत आपत्तिजनक वस्तुएं जिन पर यह धारा लागू होती है तो वो क्या हैं? इसका सही उत्तर है B यानी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यानी कूटकृत सिक्का, कूटकृत करेंसी नोट, कूटकृत दस्तावेज। अगला प्रश्न है, CRPC की धारा 167 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि क्या है? सही उत्तर है A यानी 15 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए जाने के संबंध में CRPC की धारा 39 के अंतर्गत आम जनता का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सूचना दे?
तो इसका सही उत्तर है सी, यानी दीपगृह या प्रकाश स्तंभ को नष्ट करके रजिस्ट्री अगर की जाती है तब वो दायित्व के अधीन नहीं है सूचना देने के। अगला प्रश्न है, एविडेंस एक्ट की धारा 61 के अनुसार दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। सही उत्तर है इसमें डी, यानी कि प्राथमिक या द्वितीयक किसी भी साक्ष्य द्वारा। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस तारीख को प्रभावी होता है? सही उत्तर है बी, यानी 14 नवंबर 2012 को। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीजे के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो गया। ये एक्ट पूछा जाता है उसमें, पॉक्सो। अगला प्रश्न है, किस आयु से कम बच्चों के मामलों में प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो जाता है? इसका सही उत्तर है बी, यानी 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, एविडेंस एक्ट की धारा 45 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत नहीं है? सही उत्तर है सी, वाणिज्य। अगला प्रश्न है, कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए कौन अनुज्ञप्ति दे सकता है? इसका सही उत्तर है ए, यानी केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न है, आयुधों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी किस धारा के अंतर्गत नज़दीकी थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब करता है? सही उत्तर है बी, धारा 13 खंड 2। अगला प्रश्न है, नकली अग्नायुद्ध को अग्नायुद्ध में संपरिवर्तित करने के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या है? सही उत्तर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने के लिए 5 वर्ष से कम नहीं होगा कारावास। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के अंतर्गत किस प्रकार के मोटर वाहन के लिए कंडक्टर के लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी मंझली गाड़ी। अगला प्रश्न है, नशे में गाड़ी चलाने से अपराध तब होता है जब रक्त में अल्कोहल अनुमेय निम्न सीमा से अधिक हो जाता है, यानी डी, यानी 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित भरण पोषण अधिकरण की अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो किस अधिकारी द्वारा की जाएगी ये अध्यक्षता? किसी राज्य के उपखंड अधिकारी के पद से नीचे नहीं होना चाहिए ऐसा इसका जो अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए तब तक लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम, इसका उत्तर है सही डी, यानी 1 वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अपराध जो है वो संज्ञेय और जमानतीय अपराध है। दोस्तों ये जो दोनों प्रश्न हैं 131 और 131 जो ये प्रश्न है और ये 129 वाला जो प्रश्न है ये यूपीजे के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक्ट यूपीजे में आता है, नए सिलेबस में लागू कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 132 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नहीं है? सही उत्तर है मध्यस्थ। अगला प्रश्न है, एविडेंस की किस धारा के अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां सुसंगत होती हैं? इसका सही उत्तर है बी, यानी धारा 35 में। अगला प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत अधिकतम भरण पोषण भत्ता होता है 10,000 प्रति माह से अधिक नहीं। तो ये क्वेश्चन भी यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीजे के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद के कार्य किस भाषा में किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 कब से लागू हो गए थे? इसका सही उत्तर है सी, यानी
26 नवंबर 1949 से। अगला प्रश्न है, आईपीसी का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर है थॉमस विविंगटन मैकाले, यानी जिनको लॉर्ड मैकाले भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 कब से लागू हुआ? सही उत्तर है सी, यानी 15 सितंबर 2021 से लागू हुआ। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? सही उत्तर है 2002 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित नहीं है? सही उत्तर है निशान दागना, यानी डी। अगला प्रश्न है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को स्टैट्यूट बुक में इस प्रकार दर्ज किया गया है, यानी किस प्रकार दर्ज किया गया है इसको स्टैट्यूट बुक में? तो वो किया गया है 1958 की अधिनियम संख्या 20 के रूप में। अगला प्रश्न है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 7 के अनुसार धारा 4 की उपधारा 2 या धारा 6 की उपधारा 2 में संदर्भित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को किस प्रकार माना जाएगा? तो एक गोपनीय रिपोर्ट होती है। अगला प्रश्न है, शब्द व्यक्ति में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है धारा 11 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्मचारी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी सभी कर्मचारी के अर्थ हैं, यानी कि नियमित कर्मचारी भी, अस्थायी कर्मचारी भी, तदर्थ या दैनिक वेतन भोगी भी कर्मचारी है इसमें। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यूपीजे के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है वहाँ ये एक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशों की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की धारा 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ये संबंधित है प्रतिकर का अवधारण से। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? तो ये 22 अप्रैल 2013 को सहमति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत किए गए सामान्य प्रकृति या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाले आदेश को निम्नलिखित में से अधिसूचित किया जाएगा सरकारी राजपत्र में। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत किए गए किसी भी आदेश द्वारा आवश्यक होने पर कोई गलत बयान देता है या कोई गलत जानकारी प्रस्तुत करता है तो वह दंडनीय होगा, एक अवधि के लिए कारावास से जो 5 वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु को अधिसूचित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो ये शक्ति निहित है केंद्र सरकार में। और इस प्रकार से 150 प्रश्नों की ये पूरा पेपर हमने यहाँ पर हल कर लिया है यहाँ तक, और इसमें प्रत्येक उस उत्तर को प्राथमिकता दी गई है जो कि आयोग ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में माना है। अब जो व्यक्ति इस प्रश्न पत्र को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा इसको किए दे रहा हूँ और आप लोग यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको देख सकते हैं। हालांकि ये पेपर आपके पास मौजूद होगा, लेकिन फिर भी समय के साथ साथ आपके पास से गायब हो जाए तो यहाँ कम से कम स्मृति के रूप में शेष रहेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। और इस प्रकार से ये
पेजेस आ रहे हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आपको आवश्यकता होगी तब। और ये जो सीरीज है इसका उद्देश्य यही है कि ये स्मृति में बना रहे पेपर, और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है वो लोग भी यहाँ इसको हल कर लें और अपना मूल्यांकन कर लें कि भाई वो कहाँ तक पहुँच पाते। साथ के साथ यहाँ हल हो रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है कि उनके क्वेश्चनों को मिलाया जाए, पहले पेपर को डाउनलोड किया जाए और फिर उसकी आंसर की को डाउनलोड किया जाए, फिर उसको मिलाया जाए। तो सबसे अच्छा है आप यहाँ देख लें। 150 प्रश्न तक यहाँ अंग्रेजी में भी आ चुके हैं। अब ये 4 जो पेज हैं ये सेट के हिसाब से हैं, जैसे सेट ए की ये आंसर की है, सेट बी की ये आंसर की है। हाँ, ख़ास बात ये कि मैंने जो यहाँ प्रश्न पत्र हल किया है वो सेट बी मैंने हल किया है, सेट बी। ये सेट सी है, सी की आंसर की है, ये सेट डी की आंसर की है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर हमने देख लिया है और हमारी स्मृति में बन चुका है दोस्तों। और आप भी इसको देखिए, हल करिए, बार बार हल करिए अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है। यूपीजे को भी ये कवर कर रहा है, कई एक्ट नए वाले जो हैं उनको कवर कर रहा है, मेजर एक्ट के कुछ क्वेश्चंस नए जो कि हैं उनको भी ये कवर कर रहा है। तो अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तब आप ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को भी शेयर कर सकते हैं और साथ के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं ये चैनल आगे भी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। इसी के साथ समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ आगामी वीडियोस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।